गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इनलाइटन ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 टू 20 को 11 टू 20 को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू 10 को डिस्कस किया था। ठीक है, ये MCQs का सीरीज है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, नितेश मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड लॉस्ट द कैपेसिटी टू वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज डैमेज्ड। ठीक है, तो नितेश जो है ना वो किसी एक्सीडेंट में उसके लॉस्ट द कैपेसिटी टू वॉक, वो स्ट्रेट लाइन में वॉक नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके ब्रेन में कहीं चोट लगा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज डैमेज्ड, कौन सा पार्ट ब्रेन का डैमेज हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पे देखो, जो ब्रेन है ना, उसके हिंड ब्रेन है ना, उसमें दो पार्ट होता है, पोन्स और सेरिबेलम। ठीक है, और सेरिबेलम मेंटेन्स द बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर्स। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेसिजन फॉर बाई वॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है, तो बैलेंस बनाना, पोस्चर बनाना बॉडी का, स्ट्रेट पोस्चर में बैठना, वॉक करना प्रॉपरली, ये सेरिबेलम का काम है। और कुछ वॉलेंट्री एक्शंस को भी कंट्रोल करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ना, यहाँ पर जो है ना 11 कि कौन सा पार्ट जो है ना डैमेज हुआ है नितेश का, तो यहाँ पर सेरिबेलम ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि इन द फॉलोइंग फूड चेन, ठीक है, फ्रॉग, ग्रास, इंसेक्ट और स्नेक, असाइन द ट्रॉफिक लेवल ऑफ फ्रॉग। तो सबसे पहले ये फूड चेन को हम लोग करेक्टली लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा ग्रास आएगा। ठीक है, ग्रासेस आर द प्रोड्यूसर्स इन एन इकोसिस्टम, और ग्रासेस को प्राइमरी कंज्यूमर इंसेक्ट कंज्यूम करेगा। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर इंसेक्ट को सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉग कंज्यूम करेगा, और फ्रॉग इज कंज्यूम्ड बाय स्नेक। तो आपसे पूछ रहा है कि फ्रॉग का ट्रॉपिक लेवल बनाओ। तो ग्रास फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, इंसेक्ट सेकेंड, फ्रॉग थर्ड। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे फ्रॉग है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। इन्होंने कहा है कि गिवन बिलो आर सम वेज टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, वेस्ट को डिस्पोज करने का कौन सा सही तरीका है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम वेज टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल के प्रॉब्लम को कम करने का कौन कौन सा तरीका है। तो देखो, बाय मिक्सिंग वेस्ट बिफोर डिस्पोजिंग, आप प्लास्टिक एक दो डब्बा रखते होंगे वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए, एक गीला और एक सूखा कचरा। आप दोनों को सेपरेटली रखते हो, ना कि दोनों को मिक्स कर देते हो डिस्पोज करने से पहले। अगर आप दोनों को मिक्स कर दोगे तो फिर क्या होगा, वो लोग जो जिनको बहुत दिक्कत होगा ना, आप कंपोस्ट बना सकते हो अगर गीला कचरा को अलग रखोगे, तो सूखा कचरा को अलग रखोगे तो उसकी रिसाइकलिंग प्रोसेस होगी। तो बाय मिक्सिंग ऑफ वेस्ट बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ इज रॉन्ग, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन सेकेंड देखो, बाय यूजिंग मोर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। हाँ, तो आप जितना ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यूज़ कर रहे हो उतना सही है, क्योंकि आप जैसे कि प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है, हम लोग को पेपर लेकर जाना होता है, या फिर कैरी बैग खुद से लेकर जाते हैं जैसे क्लॉथ का बैग। तो हम लोग ज़्यादातर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को यूज़ कर रहे हैं, ना कि प्लास्टिक वाले थिंग्स को। ठीक है, बाय यूजिंग मोर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, अगर आप ज़्यादा प्लास्टिक मटेरियल यूज़ करोगे तो इन्वायरमेंट में तो वैसे ही डिकम्पोज होना मुश्किल है प्लास्टिक्स का, तो ज़्यादा यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा जाके मुश्किल बाद में होगा, एनिमल्स कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो उनके लिए हार्मफुल है, हम लोगों के लिए बहुत हार्मफुल है, वो आपके नदी तालाब में जाकर जाम हो जाता है। इसलिए बाय यूजिंग मोर बायोडिग्रेडेबल, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट, ऑप्शन थर्ड इज रॉन्ग। बाय रिसाइकलिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, अब देखो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको थ्रो करने के बजाय हम लोग उसकी रिसाइकलिंग कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन 2 एंड 4 बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि प्लॉट किया गया है एक ग्राफ। ठीक है, और उसमें है ना रेजिस्टेंस वर्सेस लेंथ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे लेंथ है, यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कब, जब लेंथ बढ़ेगा किसी भी कंडक्टर का, तो जितना ज़्यादा लेंथ बढ़ेगा उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस
तब बढ़ेगा जब लेंथ ऑफ द कंडक्टर बढ़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है पर रेडियस जो है ना घट रहा है कंडक्टर का। तो जितना ज़्यादा रेडियस बढ़ेगा ना रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, और जितना कम होगा जितना रेडियस कम होगा रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा। आप इसको इस चीज़ से समझ सकते हो कि जैसे आप एक बिजी वाले ट्रैफिक वाले रोड से जा रहे हो, ठीक है, पतला रोड है तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। मान लो कि एक साथ 50 व्हीकल्स जा रहा है, ठीक है, मतलब एक साथ बहुत सारे व्हीकल्स जा रहे हैं, ठीक है, मान लो कि 1000 व्हीकल्स एक साथ जा रहे हैं और रोड एकदम 2 लेन है। अगर आप वहीं पे 4 लेन कर दोगे ना तो वो जो 1000 व्हीकल है ना वो अब आराम से जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, दोनों में कोलिजन बहुत कम होने की चांसेस है। कार्स में कोलिजन कम होगा, व्हीकल्स में कोलिजन कम होगा। वहीं अगर आप 2 लेन बना दोगे ना तो कोलिजन्स ज़्यादा होने की चांस है, क्योंकि रश बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप उसका एरिया बढ़ा दोगे ना उतना कम आपको कोलिजन दिखेगा बिटवीन द कार। सेम इज द थिंग इन अ कंडक्टर करंट करिंग कंडक्टर, ठीक है। अगर आप एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर बढ़ा दोगे ना तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया अगर कम कर दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। वहीं पे अगर आप लेंथ ऑफ द कंडक्टर को बढ़ा दोगे, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है और दूसरे कंडक्टर का लेंथ कम है और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो जिसका ज़्यादा लेंथ है उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो ये जो ग्राफ है ना इसमें रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, हाँ, और रेडियस कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर से आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, यहाँ पे आर स्क्वायर कैसे होगा? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो एक फार्मूला होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी है ऑफ द कंडक्टर, लेंथ है एल और आर स्क्वायर है ना वो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ठीक है। उसको हम लोग पाई आर स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल दिख रहा होगा या फिर आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका देखो, ऑप्शन नंबर 2 में आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है और 4 में आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। Sorry, observe the following reactions shown here. If 50 ml of solution of NaOH is found to be completely neutralized by 40 ml of HCl solution, what will be the amount of HCl solution required to neutralize 100 ml of the same solution of NaOH? तो इन्होंने कहा है कि मान लो कि NaOH सॉल्यूशन को हम लोग 50 ml लिए हैं, ठीक है, ये एक बेस है, ठीक है, और HCl को लिए हैं 50 ml, ये एक एसिड है। तो एसिड और बेस को जब मिलाएंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, ठीक है। तो 50 ml NaOH और 40 ml HCl, ठीक है, 50 ml NaOH 40 ml HCl दोनों को लेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 100 ml ऑफ द सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH? अगर NaOH का 100 ml ले लेंगे तो HCl का कितना हो जाएगा? तो 50/40 इक्वल्स टू 100/x। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको x का वैल्यू 80 ml मिलेगा। सो 80 ml HCl इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 100 ml ऑफ द सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 क्वेश्चन में है कि 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल आर एंड सेम रेजिस्टेंस आर गिवन बिलो। तो देखो यहाँ पे 2 मटेरियल है, 2 वायर है, एक फर्स्ट है और एक सेकंड है। फर्स्ट वाले में देखो लेंथ है ना L है, रेडियस R है। सेकंड वाले का लेंथ कुछ दिया नहीं है पर रेडियस 2R है। तो बोल रहा है कि सेम ही दोनों मटेरियल से बने हैं। सपोज ये सिल्वर वायर है तो ये भी सिल्वर वायर होगा और दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम है, मतलब रेजिस्टेंस भी सेम है, सेम वायर के बने हैं तो रेजिस्टिविटी भी सेम होगा, क्योंकि अगर सेम मटेरियल का कंडक्टर अगर आप लेते हो ना तो उनका रेजिस्टिविटी सेम होता है। तो देखो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/A, ठीक है। अब देखो रो L की जगह L और A की जगह पे पाई r² लिख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो, अब देखो ये तो इसका रेजिस्टेंस निकाला, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/r², क्योंकि लेंथ इसका L दिया है, R दिया है रेडियस। अब मैं इसका रेजिस्टेंस निकालती हूँ। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो लेंथ मैंने L1 माना है और रेडियस 2R दिया है, ठीक है, तो 2R का होल स्क्वायर। तो अब देखो दोनों का रेजिस्टेंस सेम है तो आप ऐसे लिख सकते हो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू L रेजिस्टिविटी
रॉ इंटू एल बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी रॉ इंटू L1/2R का होल स्क्वायर, क्योंकि L1 हमने लेंथ माना है, इस कंडक्टर का लेंथ हमने L1 माना है, ठीक है, इस कंडक्टर का लेंथ हमने L1 माना है। तो अब देखो यहाँ पर देखो रो से रो गया, ठीक है, तो L/R स्क्वायर इक्वल्स टू रो L1/4 R स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और R स्क्वायर। अब देखो R स्क्वायर से R स्क्वायर चला जाएगा तो L1 का वैल्यू मिलेगा 4L, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लेंथ L लेंगे ना तो यहाँ पे हमें 4L लेंथ लेना होगा, अगर रेडियस इसका R है और इसका 2R है तो, और सेम रेजिस्टेंस है दोनों मटेरियल का, तो ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या होना चाहिए, 4L, सी ऑप्शन होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 to 20 जो है ना वो एजर्शन एंड रीजनिंग का है, इसको भी हम लोग देखेंगे। देखो, कॉन्केव मिरर आर यूज एज अ रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्चेस, व्हीकल्स, हेडलाइट्स एंड इन सर्च लाइट्स। तो देखो, आप जब देखते होगे एक टॉर्च, सपोज ये एक टॉर्च है हमारा, ठीक है, ऐसे करके एक टॉर्च है हमारा, यहाँ पर आप बल्ब देखते होगे लगता है, ठीक है, बल्ब यहाँ रहता है और ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है। तो यहाँ से लाइट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे स्ट्रेट लाइन में लाइट चला जाएगा, ठीक है। तो फोकस पे जब हम बल्ब डालते हैं इस कॉन्केव मिरर के, तो लाइट जो है ना वो इन्फिनिटी तक जाती है, दूर तक जाती है, पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। तो वही बोल रहा है कि कॉन्केव मिरर आर यूज एज अ रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्चेस, व्हीकल्स, हेडलाइट्स एंड इन सर्च लाइट्स। तो ये बिल्कुल सही है कि इन सारे जगह पे हम लोग कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर रियर व्यू मिरर की बात करूँ, कार के साइड में जो मिरर होता है रियर व्यू मिरर, जिसमें हम लोग देखते हैं पीछे से कौन व्हीकल आ रहा है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है, क्योंकि वो छोटा इमेज देता है, ठीक है। तो एजर्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब रीजन देखेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर द इमेज इज फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड। तो मान लो ये कॉन्केव मिरर है, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले मैं ऑब्जेक्ट को रखूँगी ना तो इमेज बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इन्वर्टेड और रियल इमेज बनेगा। तो ऑप्शन नंबर रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। सो एजर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। रीजन है ना, एजर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि अ सोलेनॉइड टेंड्स टू एक्सपैंड व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू इट। तो एक सोलेनॉइड है, सपोज यहाँ पे एक सोलेनॉइड है, जब आप इससे करंट को फ्लो कराओगे तो क्या ये एक्सपैंड हो जाएंगे? और तो एक्सपैंड नहीं बल्कि ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। जब आप सोलेनॉइड से करंट को पास कराओगे ना तो सोलेनॉइड विल कॉन्ट्रैक्ट, इट विल नॉट एक्सपैंड। द कॉज इज एन अट्रैक्शन बिटवीन टू मेटालिक स्ट्रेट वायर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका कॉज है ना कि अट्रैक्शन हो जाता है दो मेटालिक वायर के वजह से, इन दोनों वायर्स के वजह से के बीच में अट्रैक्शन होगा, इसलिए वो सोलेनॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो एजर्शन रॉन्ग है बट रीजन करेक्ट है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अ मूविंग चार्ज इंट्रैक्ट्स विद अ मैग्नेटिक फील्ड बट अ स्टेशनरी चार्ज डज नॉट। तो देखो, सपोज ये एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है, यहाँ पे मैं ऐसे सेल लगा देती हूँ, यहाँ पे मैं स्विच लगा देती हूँ, ठीक है, ऐसे करके स्विच लगा दिया और यहाँ से करंट को फ्लो करा रहे हैं। तो जब आप करंट फ्लो कराओगे ना तो इसमें करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक कंपास रखा है। तो जब आप करंट को ऐसे फ्लो कराओगे ना तो जो मैग्नेटिक कंपास है ना उसमें डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों इंट्रैक्ट करेंगे और दोनों के इंट्रैक्शन से मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स रिपल्सिव या अट्रैक्टिव हो सकता है, या तो ये रिपेल हो जाएगा या अट्रैक्ट हो जाएगा। इट विल डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है कि अ मूविंग चार्ज इंट्रैक्ट्स विद अ मैग्नेटिक फील्ड बट अ स्टेशनरी चार्ज डज नॉट। तो मूविंग चार्ज मतलब करंट अगर फ्लो कराएंगे, मूविंग चार्ज मतलब करंट फ्लो, तो करंट जब फ्लो होगा ना तो करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड में ये इंट्रैक्शन कराएगा। लेकिन अगर करंट फ्लो ही नहीं होगा, मान लो करंट फ्लो ही हम नहीं कराएंगे, सेल है ही नहीं, यहाँ सिर्फ वायर है, तो क्या डिफ्लेक्शन होगा मैग्नेटिक कंपास में? तो नहीं होगा, ठीक है। तो एजर्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीजन है कि मैग्नेटिक चार्ज जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, मूविंग चार्ज जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही आप इसे करंट को फ्लो कराए ना
तो आपको करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे एजर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे कि इनहेरिटेंस ऑफ प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड सवल चेंजेस इन द बॉडी डिजाइन टू द नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो देखो, जैसे कोई दो पेरेंट्स है और उनका एक ऑफस्प्रिंग है, तो वो जो ऑफस्प्रिंग है या बच्चा है, बेबी है, उसमें दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर आते हैं। सपोज पेरेंट्स में मदर का आइज है ना ब्लू है और फादर का आइज ब्लैक है, तो ब्लैक इज डोमिनेंट कैरेक्टर देन ब्लू कलर, सो बच्चे के आइज ब्लैक कलर हो जाएंगे। ठीक है। अब मदर का हाइट जो है ना, वो मदर का हेयर जो है ना वो है स्ट्रेट और फादर का जो हेयर है ना वो है कर्ली। तो बच्चों में स्ट्रेट और कर्ली कोई एक कैरेक्टर आएगा, या फिर हो सकता है कि बहुत कर्ली ना हो बहुत स्ट्रेट भी ना हो। तो ये एक नया वेरिएशन हो गया बच्चे में, ना कर्ली हुआ ना स्ट्रेट हुआ, बीच का हेयर हो गया। ठीक है। अब ये जो वेरिएशन हुआ ना वो क्यों हुआ है, क्योंकि इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड सवल चेंजेस। जो इनहेरिटेंस उसको पेरेंट्स से मिला है ना, उसी इनहेरिटेंस में कुछ वेरिएशंस के कारण चेंज हो गया। कभी कभी वो इनहेरिटेंस करेक्ट आता है, कभी कभी कुछ वेरिएशंस हो जाते हैं। सपोज मम्मी का ब्लू आइज है, पापा का ब्लैक आइज है, बच्चे का आइज ब्राउन हो जाता है, तो ये वेरिएशंस के कारण होता है। ठीक है। या फिर दोनों आइज के कलर कभी कभी मिक्स होके ब्लू ब्राउन कलर हो जाते हैं। तो दिस विल लीड टू द चेंजेस इन द बॉडी डिजाइन टू द नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है। फिर नेक्स्ट जनरेशन में उसके ब्राउन है, फिर उसकी वाइफ का भी ब्राउन रहेगा अगर आइज, तो फिर उसके बच्चों का ब्राउन कलर होगा। ऐसा हो सकता है, या फिर कुछ और पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देखो, रीजन है ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी जनरेटेड इफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्व। आप किसी भी ए सेक्सुअल में रिप्रोडक्शन में देख लो, या तो बडिंग है या फिर फ्रैगमेंटेशन है या फिर कटिंग ग्राफ्टिंग, कोई भी है, आपको वेरिएशंस उतना नहीं दिखेगा जितना वेरिएशंस आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो रीजन ऐसे ही गलत हो गया। तो एजर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए एजर्शन सही है, रीजन रॉन्ग है, सो सी विल बी करेक्ट। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का सीरीज लेकर आऊँगी, मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप हमें मोटिवेट करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो को बनाएं। ठीक है। थैंक यू सो मच।